लिटिल सेंट जेम्स, कैरिबियन सागर का एक टुकड़ा जो बाहर से जन्नत दिखता था, लेकिन इस जन्नत की नींव में एक गहरा राज दफन था। एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे गंभीर आरोप केंद्रित हुए। ये पूरा आइलैंड निजी मिल्कियत में था। ये किसी नक्शे पर नहीं बल्कि एक शैडो वर्ल्ड का हिस्सा था। यहाँ एंट्री सिर्फ प्राइवेट बोट या हेलीकॉप्टर से ही संभव थी। मल्टीपल गेस्ट हाउसेज, प्राइवेट डॉग्स, हेलीपैड और सुरक्षा के कठोर घेरे, हर चीज ऐसी डिजाइन की गई थी कि यहाँ होने वाली गतिविधि बाहरी निगरानी से पूरी तरह दूर रहे। ये आइलैंड स्थानीय कानूनी दायरे से भी बाहर था। सालों तक ये जगह ऑफ रडार रही। पीड़ितों की गवाही कहती है, लड़कियों को मसाज, असिस्टेंट या झूठी ट्रैवल अपॉर्चुनिटी के बहाने यहाँ लाया गया। जैसे ही वे आइलैंड पर कदम रखती, पावर डायनामिक्स तुरंत बदल जाते थे। चारों ओर बेशुमार विलासिता थी, लेकिन पीड़ितों के लिए ये लग्जरी नहीं बल्कि नियंत्रण और पूर्ण आइसोलेशन की दीवार बन जाती थी। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि आइलैंड को जानबूझकर ऐसे बनाया गया था ताकि किसी भी शख्स का मूवमेंट पूरी तरह गोपनीय रहे। एक चाल जहां से निकलना असंभव था। कौन आया कौन गया, कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं। प्रोसिक्यूटर्स ने इसे अपराध का सेंट्रल लोकेशन माना। हालांकि कानूनी सबूत अलग अलग थे, पर पैटर्न नहीं बदला। रिक्रूटमेंट, यात्रा, शोषण। 60 से 80 मिलियन US डॉलर की एस्टिमेटेड वैल्यू वाला ये आइलैंड जेफरी एप्स्टीन की अथाह दौलत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। मीडिया ने इसे एप्स्टीन का सीक्रेट प्लेग्राउंड कहा। पुलिस रिकॉर्ड्स, कानूनी फाइलिंग्स और शपथ पत्र गवाहियों के मुताबिक जेफरी एप्स्टीन पर सालों तक नाबालिग लड़कियों को रिक्रूट, ट्रांसपोर्ट और एक्सप्लॉइट करने का आरोप था। ज्यादातर लड़कियां आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से थीं। उनकी उम्र 14 से 17 साल के बीच थी। रिक्रूटमेंट का तरीका हमेशा अप्रत्यक्ष होता था। कभी मसाज वर्क, कभी पार्ट टाइम जॉब का लालच, और कभी इजी मनी के नाम पर। ये कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित नेटवर्क। एक लड़की को लाया जाता, फिर उसे दूसरी लड़कियों को इंट्रोड्यूस करने के लिए मजबूर किया जाता था। इस तरह धीरे धीरे शोषण का एक अदृश्य नेटवर्क तैयार होता गया। कई गवाहियों में ये सामने आया कि शुरुआत में लड़कियों को स्थिति की गंभीरता समझ नहीं आई, लेकिन बाद में डर और पावर इम्बैलेंस उन्हें जकड़ लेता था। वे घर जाने या बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाती थीं। कुछ मामलों में अंतर्राज्यीय यात्रा भी शामिल थी, फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क और कैरिबियन लोकेशंस तक। अमेरिकी संघीय कानून कहता है, अगर किसी माइनर को यौन शोषण के उद्देश्य से स्टेट लाइंस या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार ले जाया जाए तो वो सेक्स ट्रैफिकिंग है। यहाँ बल का इस्तेमाल हुआ या नहीं, ये गौण था। प्रलोभन, इंड्यूसमेंट और शोषण ही मुख्य तत्व थे। 2019 में एप्स्टीन पर चार्जेस लगे, माइनर्स की सेक्स ट्रैफिकिंग और षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी। ग्रैंड जूरी ने पर्याप्त सबूतों के आधार पर आरोप तय किए थे। एप्स्टीन की मौत के कारण ट्रायल पूरा नहीं हो सका, लेकिन आरोप और पीड़ितों की गवाहियां अदालतों के आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनी रहीं। सवाल उठता है, अगर इतनी जानकारी और शिकायतें थीं, तो पहली बार एक्शन लेने में इतनी देरी क्यों हुई? आज तक कोई भी आधिकारिक एजेंसी ये संख्या निश्चित नहीं कर पाई है कि कितनी लड़कियां LSJ तक पहुंचाई गईं। इसका कारण स्पष्ट है। एप्स्टीन का पूरा ऑपरेशन अत्यधिक गोपनीय और अनडॉक्यूमेंटेड था। इसे जानबूझकर रिकॉर्ड से दूर रखा गया था। हालांकि सिविल लॉ सूट और पीड़ितों के बयानों के आधार पर जांचकर्ताओं का मानना है कि दर्जनों लड़कियां एप्स्टीन के नेटवर्क का हिस्सा थीं, कुछ आइलैंड तक गईं। एप्स्टीन के खिलाफ दर्ज सिविल केस, गवाहियां और इंटरव्यू उन लड़कियों के हैं जिन्होंने किसी न किसी स्तर पर शोषण को सहा और कानूनी लड़ाई लड़ी। कई सर्वाइवर्स वर्षों बाद आगे आईं, क्योंकि उस समय वे डर, धमकी और शक्ति के आगे चुप थीं। सबसे दुखद पहलू ये है कि सिस्टम इतनी बड़ी संख्या में माइनर्स को समय पर सुरक्षा नहीं दे पाया। अब हम उस अंधेरे थ्योरी की बात करते हैं जिसने जेफरी एप्स्टीन के केस को सिर्फ अपराध से आगे बढ़ाकर वैश्विक पावर पॉलिटिक्स के केंद्र में ला दिया, ब्लैकमेल थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार एप्स्टीन सिर्फ एक शोषणकर्ता नहीं था, बल्कि वो जानकारी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता था। दावा है कि उसकी प्रॉपर्टीज, खासकर प्राइवेट मेंशंस और वो सीक्रेट आइलैंड, पावरफुल लोगों के लिए एक निजी अड्डा थी। इसी प्राइवेसी के भीतर यदि कोई अवैध या कॉम्प्रोमाइजिंग एक्टिविटी होती थी तो उसे गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया जाता था। बाद में इसी जानकारी का इस्तेमाल इन्फ्लुएंस या लेवरेज बनाने के लिए किया जा सकता था। इस थ्योरी को तब हवा मिली जब कुछ गवाहियों में ये बात सामने आई कि एप्स्टीन को हर चीज पर पूर्ण नियंत्रण चाहिए होता था। कौन कहाँ रुकेगा, किससे मिलेगा, सब कुछ तय था। जांचकर्ताओं ने यह भी नोट किया कि उसकी कई प्रॉपर्टीज में असामान्य सर्विलांस सिस्टम लगाए गए थे। ब्लैकमेल थ्योरी के समर्थक तर्क देते हैं कि 2008 की विवादास्पद प्ली डील जैसी असाधारण सुरक्षा सिर्फ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती थी। उनके अनुसार एप्स्टीन के पास कुछ ऐसा था जो पूरे सिस्टम को असहज कर सकता था। हालांकि आधिकारिक जांच और कोर्ट रिकॉर्ड्स में आज तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है जो ये साबित कर सके कि एप्स्टीन ने किसी को ब्लैकमेल किया या इसके बदले कोई ठोस फेवर हासिल किया। लेकिन प्रोसिक्यूटर्स के अनुसार ब्लैकमेलिंग की संभावना को नकारा भी नहीं जा सकता। कहानी अब उस अंधेरे मोड़ पर खड़ी है जहां पहली बार जेफरी एप्स्टीन का नाम दुनिया के सामने आया। साल 2005, फ्लोरिडा का पाम बीच। कुछ टीनेज लड़कियों ने लोकल पुलिस को एक खतरनाक शिकायत दी। आरोप बेहद साफ थे। उन्हें मसाज के बहाने एप्स्टीन के आलीशान घर बुलाया गया जहां उनका यौन शोषण हुआ। शुरुआत में ये एक मामूली लोकल केस लगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, डिटेक्टिव्स को एहसास हुआ कि ये कोई अलग थलग घटना नहीं है। पाम बीच पुलिस ने महीनों तक कड़ी जांच की। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उन्हें कई ऐसी पीड़ित मिली जिनकी कहानियां पूरी तरह मेल खाती थीं। घर वही, तरीका वही, लालच देने का पैटर्न भी वही।
सबूतों के आधार पर पुलिस ने एप्स्टीन के खिलाफ गंभीर फेलनी चार्जेस की सिफारिश की। इस स्टेज पर केस इतना मजबूत था कि एप्स्टीन को कड़ी सजा मिलना तय माना जा रहा था, लेकिन यहीं से सिस्टम ने एक चौंकाने वाला मोड़ लिया। ये मामला लोकल प्रोसिक्यूटर से निकलकर सीधे फेडरल लेवल तक पहुंचा और 2008 में एप्स्टीन को एक ऐसी डील मिली जिसने पूरे अमेरिका में हंगामा खड़ा कर दिया। इसे स्वीट हार्ट डील कहा गया। इस डील के तहत एप्स्टीन ने सीमित आरोप स्वीकार किए। उसे राज्य स्तर पर नाबालिग को बहकाने का दोषी माना गया, लेकिन उस पर लगे गंभीर फेडरल ट्रैफिकिंग के आरोपों को हटा दिया गया। सजा के नाम पर सिर्फ 18 महीने की जेल, जिसमें से उसने केवल 13 महीने काटे। और सबसे बड़ी बात, ये भी पूरी जेल नहीं थी, उसे वर्क रिलीज की अनुमति मिल गई थी। दिन में वो आज़ादी से काम करने बाहर जाता और रात में जेल लौटता था। ये सजा पीड़ितों और आम जनता के लिए एक जबरदस्त झटका थी। पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज था कि पीड़ितों की संख्या 1 से कहीं ज्यादा थी। पैटर्न बार बार दोहराए जा रहे थे, फिर भी एप्स्टीन को इतनी नरमी क्यों मिली? बाद में यह खुलासा हुआ कि इस सीक्रेट डील की जानकारी पीड़ितों को पहले से नहीं दी गई थी। इसे कानून की मूल भावना के खिलाफ माना गया। 2009 में एप्स्टीन जेल से बाहर आया, पब्लिक की नजरों से भले ही दूर पर पूरी तरह आजाद। प्राइवेट जेट्स और लग्जरी लाइफ दोबारा शुरू हो गई। आइलैंड, सब कुछ उसी पुरानी रफ्तार से चलने लगा। फिर आया साल 2019, जुलाई का महीना। लगभग 1 दशक की खामोशी के बाद जेफरी एप्स्टीन की जिंदगी में वो तूफानी मोड़ आया जिसने उसकी बनाई हुई पूरी प्रोटेक्शन वॉल को तोड़ डाला। न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर उतरते ही फेडरल एजेंट्स ने उसे दबोच लिया। इस बार आरोप कहीं ज्यादा संगीन थे। नाबालिगों की सेक्स ट्रैफिकिंग और षड्यंत्र। ये अब कोई राज्य स्तर का मामला नहीं था, ये सीधे US फेडरल कोर्ट तक पहुंचा हुआ एक हाई प्रोफाइल केस था। फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने साफ किया कि एप्स्टीन ने सालों तक कम उम्र की लड़कियों को भर्ती किया, उन्हें राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय लोकेशंस तक ले जाकर उनका यौन शोषण किया गया। इस बार एप्स्टीन को 2008 जैसी कोई VIP डील नहीं मिली। उसकी जमानत खारिज कर दी गई और उसे न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर MCC की हाई सिक्योरिटी जेल में डाल दिया गया। जैसे ही ये गिरफ्तारी पब्लिक हुई, मीडिया में जोरदार हलचल मच गई। पुराने केस फिर से खोले गए, पीड़ित सामने आने लगे और सवाल उठने लगा कि एप्स्टीन इतने सालों तक खुलेआम कैसे घूमता रहा। 2008 की उस डील में इतनी नरमी किसने, क्यों और कैसे दिखाई? लेकिन फिर आता है इस कहानी का सबसे विवादित अध्याय। 10 अगस्त 2019। जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मृत पाया गया। न्यूयॉर्क सिटी के मेडिकल एग्जामिनर ने मौत का कारण आत्महत्या घोषित किया, लेकिन इसके साथ ही कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए। रिपोर्ट्स के अनुसार एप्स्टीन को सुसाइड वॉच पर रखा जाना चाहिए था। जेल गार्ड्स ने जरूरी चेक्स नहीं किए, सर्विलांस कैमरे खराब थे। कानूनी तौर पर एप्स्टीन की मौत के साथ ही उसके खिलाफ आपराधिक मामले समाप्त हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कहानी खत्म हो गई। पीड़ितों के सिविल केस जारी रहे, जांच आगे बढ़ी और एप्स्टीन का नाम एक व्यक्ति से हटकर सत्ता के दुरुपयोग और सिस्टम की नाकामी का प्रतीक बन गया। यहीं एप्स्टीन की कहानी एक अजीब विरोधाभास में बदल जाती है। वो जिंदा रहते हुए पूरी सच्चाई नहीं बता पाया और मरने के बाद उसके पीछे छूट गए अनसुलझे सवालों ने दुनिया को और ज्यादा बेचैन कर दिया। आगे देखेंगे आखिर ये एप्स्टीन फाइल्स क्या हैं और इनके सार्वजनिक होते ही दुनिया में हाहाकार क्यों मचा। जेफरी एप्स्टीन की रहस्यमयी मौत के बाद एक सवाल बार बार उठता रहा, अब सच सामने कैसे आएगा? इसी सवाल का जवाब बनकर सामने आए वो दस्तावेज जिन्हें दुनिया एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जानती है। ये कोई एक सूची नहीं थी, बल्कि कोर्ट रिकॉर्ड्स, डिपोजिशंस, ईमेल्स, ट्रैवल लॉग्स और सील किए गए दस्तावेजों का एक विशाल संग्रह था, जिन्हें अलग अलग मामलों में सालों तक गोपनीय रखा गया था। ये शब्द मीडिया में तब पॉपुलर हुआ जब US कोर्ट्स ने सिविल लॉ सूट से जुड़े कुछ बंद दस्तावेजों को खोलने का आदेश दिया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थीं पीड़ितों की शपथ पर दर्ज गवाहियां, प्रत्यक्षदर्शी बयान और एप्स्टीन के शक्तिशाली नेटवर्क से जुड़े संदर्भ। इन फाइल्स में कई हाई प्रोफाइल नाम सामने आए, राजनेता, बड़े बिजनेसमैन, शिक्षाविद और कई प्रभावशाली हस्तियां। एप्स्टीन फाइल के पब्लिक डोमेन में आने के बाद हाहाकार मच गया, क्योंकि पहली बार जनता ने देखा कि एप्स्टीन का दायरा कितना विशाल और ताकतवर था। कैसे सालों तक गोपनीयता ने इस नेटवर्क को बचाया। ये फाइल्स एप्स्टीन की कहानी को एक अपराधी व्यक्ति से निकालकर संस्थाओं, सत्ता संरचनाओं और कानूनी कमजोरियों तक ले जाती हैं। इनके सार्वजनिक होने का असर तुरंत दिखा। सर्वाइवर्स को मान्यता मिली, नई बहस शुरू हुई और सरकार व कोर्ट्स पर दबाव बढ़ा कि भविष्य में ऐसे मामलों को कैसे संभाला जाए। मीडिया, सरकारें, कोर्ट्स और पब्लिक सबकी नजर एक ही सवाल पर टिक गई, अब आगे क्या? क्योंकि इन दस्तावेजों ने एप्स्टीन को अकेला अपराधी दिखाने के बजाय उसके चारों ओर बने शक्ति के पूरे इकोसिस्टम की झलक दे दी थी। जिन देशों में एप्स्टीन की गतिविधियों से जुड़े सवाल उठे, वहां की सरकारों को सफाई और खंडन जारी करने पड़े। कई पब्लिक फिगर्स ने संबंध माने, कुछ ने पूरी तरह दूरी बनाई। ये सब एक बात दिखाता है कि एप्स्टीन फाइल्स ने रेप्यूटेशन मैनेजमेंट को भी एक वैश्विक मुद्दा बना दिया। लेकिन सबसे गहरा असर शायद जन चेतना पर पड़ा। लोगों ने ये समझना शुरू किया कि क्राइम सिर्फ व्यक्तिगत रूप से नहीं होता, कभी कभी सिस्टम इसकी अनुमति देते हैं, और जब पैसा, ताकत और गोपनीयता मिल जाए तो न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं।